नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक न्यूज़ में। आज जो खास मेहमान हमारे साथ हैं वो अभी नए वीसी नियुक्त हुए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी के, और उनका नाम है प्रोफेसर NC लोहानी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद, बहुत आभार। सबसे पहले सर, हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि आप वीसी नियुक्त हुए हैं उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी के, और क्योंकि ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, हम सब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर। और यहाँ का एक्सपीरियंस किस तरीके से सर आप उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में इम्प्लाई करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे सर? पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ आपका और हमारे तिलक न्यूज़ और हमारी तिलक पत्रकारिता इंस्टीट्यूट की कि मुझे आपने यहाँ जोड़ा आज इस कार्यक्रम में। हम सब लोग जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी के रूप में, शिक्षक के रूप में, कर्मचारी के रूप में, ये हमारा एक बड़ा मंच है और मैं जानता हूँ कि दुनिया के अनेक बड़े विश्वविद्यालयों में इसकी गिनती है। और जिस तरह से अब हम A++ हैं, तो इसकी जितनी भी जानकारियाँ हैं वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में हमें मददगार हैं। मैं ओपन यूनिवर्सिटी से अभी 4 दिन पहले जुड़ा हूं और हमारा विश्वविद्यालय उत्तराखंड का एकमात्र विश्वविद्यालय है ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में। उसमें अभी जिस तरह के अनुभव की ज़रूरत थी, ख़ास तौर से एक ओपन डिस्टेंस के नॉलेज की, तो सौभाग्य से मैंने 1994 से इग्नू के साथ बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसमें हम लोग उनके ज्ञानवाणी के कार्यक्रम थे, EDUSET के थे, या लिखने से संबंधित थे, या ऑनलाइन लेक्चर के थे, या अभी ऑडियो वीडियो लर्निंग के जो मटेरियल बन रहा था LMS में, उन सब से जुड़े हुए थे। तो सौभाग्य से वो अनुभव फिर बाद में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में भी मुझे ओपन डिस्टेंस लर्निंग सेंटर का कुछ समय दायित्व दिया गया, तो उसके नाते मेरी जानकारियाँ थी थोड़ी बहुत। और एक विश्वविद्यालय होने के नाते मुझे पता है मुख्य तौर पर मोड का अंतर है, बाकी तो हम एकेडमिक्स के लोग हैं। और यहाँ का अनुभव मेरे लिए बहुत विशिष्ट है और मैं बहुत आभारी हूँ इस विश्वविद्यालय का, आप सबका, सब साथियों का, जिनके मदद से मैंने अपने करियर में बहुत सारी चीज़ें पाई। और आज भी जो मेरा अनुभव है और सबका मिला जुला अनुभव है एक तरह से, तो वहाँ ये सब काम आने वाला है। जी सर। सर, इसके साथ ही मैं ये पूछना चाहूँगी कि वहाँ अभी कौन से पाठ्यक्रम चल रहे हैं और आपका अनुभव, क्योंकि इग्नू के साथ भी रहा है और इसके साथ साथ आपने देश विदेश का भ्रमण भी किया है और उसमें आपने हिंदी को बहुत प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि आप यहाँ पे हेड ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट रहे हैं। तो सर, किस तरीके से उस चीज़ को आप आगे प्रमोट करेंगे सर, वहाँ के जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं और जो नए पाठ्यक्रम आप उस इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी में? जी, ये इग्नू के बाद एक भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जिसमें अधिकतम पाठ्यक्रम हैं। ये अवश्य है क्योंकि उत्तराखंड राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कम है, लेकिन वहाँ चूँकि प्राइवेट पाठ्यक्रम जो व्यक्तिगत शिक्षण था वो बंद हो गया था 10 वर्ष पहले, तो इसलिए वहाँ पर एक मोड है, या तो आप रेगुलर विद्यार्थी हैं या फिर आप ओपन डिस्टेंस में हमारे विद्यार्थी हैं। तो इस नाते हमारे पास इस समय लगभग 70,000 विद्यार्थी वहाँ पर हैं। लेकिन आगामी वर्षों में इसकी संख्या काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग का जो मोड है उसकी जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंच रही है। इस समय हमारे पास वहाँ समाज विज्ञान, विज्ञान, मानविकी, शिक्षा, प्रबंधन और तमाम तरह के जो पर्यटन से लेकर के या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए या अभी तक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सब तरह के पाठ्यक्रम चल रहे हैं। और उन पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा भी हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, डिग्री कोर्सेज भी हैं, और बहुत ही रिजनेबल फीस के साथ, क्योंकि हमें जानते थे कि उत्तराखंड राज्य एक इस तरह का राज्य है जहां लोग अधिक फीस नहीं दे सकते, लेकिन उन विद्यार्थियों को जो रिमोट में हैं, जिनके माता पिता भी कम आय वाले हैं, उन तक भी हम पहुंच सकें, इसलिए विश्वविद्यालय ने फीस को काफ़ी ध्यान में रखकर उपाधियों को डिजाइन किया है। जी सर, उत्तराखंड सरकार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और शिक्षा के क्षेत्र में भी शायद वो उतना ही काम कर रही है। इसके साथ साथ सर, देश से और विदेशों से किस तरीके से आप अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे कि वो ज़्यादा एडमिशन वहाँ पे लें, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र भी है और चैलेंजेस भी होंगे मेरे ख्याल से वहाँ पर? तो नहीं, चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंजेस इसलिए हैं क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ इस तरह की नहीं हैं कि आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं। लेकिन यही हमारी ताकत भी है कि ओपन डिस्टेंस में अगर आप कहीं पर भी हैं वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज जो हमारे डिज़ाइन हैं उनका पाठ्यक्रम उस तरह से तैयार है कि आप घर बैठे एक क्लिक पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और फिर हमारा पाठ्यक्रम ले सकते हैं। एक तरह से वन विंडो सिस्टम वहाँ पर किया गया है। अब जो बात हुई
भी कि हम दुनिया से या देश से तमाम जगहों से कैसे आकर्षित कर रहे हैं या लोग जुड़ रहे हैं हमसे, तो हमारे जितने उत्तराखंड के प्रवासी और विदेश में बसे हुए लोग हैं, उनका चूंकि एक उत्तराखंड का एड्रेस है, तो वो उत्तराखंड के नागरिक के नाते भी हमारे केंद्र से सीधे प्रवेश लेते हुए जुड़ सकते हैं। अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए भी एक विशेष हिस्से में प्रवेश की व्यवस्था है। जिन पाठ्यक्रमों से आप प्रवेश लेना चाहते हैं, अगर आप उत्तराखंड से बाहर हैं और हमारे पाठ्यक्रमों में जुड़ना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट तक पहुँचें और उसमें एडमिशन्स रूल और फीस चार्ट और बाकी तमाम जानकारियाँ आपको एक साथ मिल जाएंगी। जो हमारा ब्रोशर है वो बहुत अद्यतन है। इस समय हम एडमिशन के अनेक विज्ञापन भी उसमें अपलोड कर रहे हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, तो आप सबको इस तरह की जानकारियां उसमें मिलेंगी। क्योंकि बहुत सारी जानकारियां इस तरह की हैं जो काफ़ी समय के साथ बदलती हैं। इस समय हमारे पास नए कोर्सेज आए, खासतौर से बीएड एमएड संबंधी जो एजुकेशन मोड में ये वाला कोर्स है, या पर्यटन में तरह के कोर्स आए। अभी हमारे पास एक नया कोर्स आया जैसे होम स्टे का, जो पहाड़ के पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है। अभी हमारे और नए नए कोर्स पाइपलाइन में हैं एक तरह से, जिनमें हम भविष्य में प्रवेश करेंगे। सर, आप मातृभाषा यानी हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, और अब जो नया चैलेंज हम हिंदी को देख रहे हैं अपने ही देश में, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में हिंदी के खिलाफ काम चल रहा है, या ऐसा कहा जा रहा है कि ये हमारी भाषा नहीं है, वेरएज़ हिंदी हमारी मातृभाषा है। सर, तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं सर कि हिंदी को हम किस तरीके से प्रमोट करें, या हिंदी को हमें मातृभाषा के रूप में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या रीजनल लैंग्वेजेस को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की तमाम भाषाएं हमारी मित्र भाषाएं हैं जी। और हम सब लोग जो भारतवासी हैं, हमारी 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूचियों में सूचीबद्ध हैं, वे सब बराबर हैं, उनमें कोई कमतरी नहीं है किसी भाषा की। लेकिन हिंदी चूंकि एक राजभाषा है और केंद्र सरकार से लेकर विभिन्न राज्य सरकारों की प्रमुख भाषा है, और उत्तराखंड की भी पहली भाषा है, तो इस नाते हिंदी हमारे लिए उस तरह से प्रमुख भाषा है। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि दुनिया भर की भाषाएं हमें सीखनी चाहिए, हमें भारत की भी भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन वही भाषा हमारे लिए आसान है सीखने, बोलने और बताने में, लिखने में, जिसको हम बचपन से जानते, सीखते, पढ़ते हैं। उनमें मातृभाषा के तौर पर उत्तराखंड के लोगों की भाषा है हिंदी, और उत्तर भारत की भी प्रमुख राज्यों की, और अब तो मैं कहूँगा भारत के अधिकांश नागरिक हिंदी पढ़ते, बोलते, लिखते हैं। तो इसलिए एक तरह से हिंदी उस रूप में समादृत है। हाँ, कुछ लोग राजनीतिक वजहों से कभी कभार हिंदी को लेकर या अन्य भाषाओं को लेकर कोई बातें करते हैं, वो क्षणिक है और वो अपने समय के साथ ख़त्म भी हो जाते हैं। मैं तो चूँकि भारत से बाहर भी रहा, तो मैंने ये अनुभव किया, दुनिया भर में जितने भारतीय रहते हैं, मैं चीन और मैं संघाई में था, तो मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, लगभग 5000 लोग चीनी उस शहर में रहते थे संघाई में, और वे अलग अलग राज्यों के थे। वो केरल से लेके कश्मीर तक और गुजरात से लेके अरुणाचल और असम तक सब लोग हिंदी में बात करते थे मुझसे। और मैंने हमेशा ये कोशिश की कि अगर उनको हिंदी नहीं आती है तो वो अपनी भाषा बात करें। अगर वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो मैं हिंदी में बोलता था। कई बार ऐसा भी होता था कि कोई जवाब स्पष्ट नहीं हो रहा है तो मैं उनसे कहता था मेरा बताया हुआ समझ में अगर आपको आ गया है तो आप दे दीजिए अंग्रेजी में जवाब, इससे भी चल जाएगा। तो मेरा मानना है भाषाओं का वैर नहीं है। ये जो भी कारण है वो निजी है, कई बार वो राजनीति प्रेरित हैं। तो हम सब लोग जो देश के नागरिक के तौर पर संविधान में जो हमारी प्रमुख भाषा है राजभाषा हिंदी, उसको महत्वपूर्ण भाषा मानते हैं देश की। और उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते और उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम लोगों के साथ ये बहुत आसानी है कि हमें बचपन से ही हिंदी सीखने को मिलती है। तो इस रूप में भी वहाँ के नागरिकों को हमारी शिक्षण सामग्री हिंदी में उपलब्ध है। हमारी संपूर्ण शिक्षक सामग्री इस समय चाहे भी किसी भी तरह की है वो सब हिंदी में उपलब्ध है। जी सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी मातृभाषा को आगे बढ़ा रही है सर जी, और उसमें हिंदी का क्या स्थान है और किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया जाएगा? NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई तब से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ इस बात को कि किस तरह से हमारे लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक ऐसे मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करना है ताकि हमारे जो परंपरागत ज्ञान के विषय हैं जिनको हम कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय हैं उनको हम आगे बढ़ाएं। हम संस्कृत, तमिल, तेलुगु से लेके तमाम जो हमारी क्लासिक भाषाएं हैं उनको आगे बढ़ाएं। और जो हमारी सरकार की नीति है इसमें 11 हमारी क्लासिक भाषाएं उनके भाषाओं को हम लोग ज्ञान जो उनमें है उनको प्रमोट करके अनुवादित करके सब जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे राज्य सरकारों का भी ये निर्देश है और भाषा विभागों का भी कि किस तरह से हम नागरिकों तक उनकी राज्य की, क्षेत्र की, घर की भाषा में प्राइमरी शिक्षा दें। और ये एक तरह
जैसे हमारे एनईपी का मेन वाक्य है कि हम घर की भाषा में, गांव की भाषा, क्षेत्रीय भाषा में जी। या राज्य भाषा में, मातृभाषा में शिक्षा को प्रमोट कर रहे हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने तो बल्कि कुमाऊनी गढ़वाली को भी इधर प्रमोट किया है, जो हमारी क्षेत्रीय बोलियां हैं, कि उन तक भी प्राइमरी शिक्षण जाए उन बोलियों में, ताकि बच्चे अपने क्षेत्रीय भाषा का भी अध्ययन कर सकें। तो बोली भाषाओं में जाने के हिसाब से मैं देखता हूँ कि हिंदी चूँकि अधिकांश बोलियों की प्रमुख भाषा है जी। और हमारी जो 18 उपबोलियाँ हैं उनकी प्रमुख भाषा है जी। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, एक तरह से दुनिया की 3 बड़ी भाषाओं से एक बड़ी भाषा है। तो इस रूप में वो भारत की प्रमुख भाषा है। हम लोग, भारत के लोग, जो अभिव्यक्ति का बड़ा माध्यम अगर ढूंढते हैं दुनिया में तो वो हिंदी है। तो हम उसका समझते हैं एनईपी में जो रूप दिया गया वो इस रूप में दिया गया कि वो एक त्रिभाषा सूत्र पहले से था, उसमें कोई भी नागरिक देश में किसी भी कोने में है वो तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन कर सकता है। और एक शब्द बार बार आता है, जैसे यो भी मैं कहूँ कि हिंदी थोपी जाती है, थोपी कहीं नहीं गई है। वो त्रिभाषा सूत्र में सारे देश के तमाम राज्य सरकारों को अनुमति है कि वो त्रिभाषा सूत्र में तीसरी भाषा के तौर पर कोई भी भाषा पढ़ा सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप हिंदी जरूर पढ़ाएं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, स्टूडियो में आए और मातृभाषा और उसके साथ साथ त्रिभाषीय संवाद के बारे में आपने हमसे बात की। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और हमारे बीच में से हमारे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष जो है वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी के नए वीसी चुने गए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मेरी ओर से आपका बहुत आभार, धन्यवाद।